औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस 2026-27 का इम्तिहान सर पर है और मैं सीएसपीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से अब सबको वेलकम कहता हूँ और साथ आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि जो तालिब इल्म ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो आगे बढ़कर सीएसएस का इम्तिहान पास करेंगे और फिर पास करके पाकिस्तान की अवाम की पाकिस्तान की सरजमीन की खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ और आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद नज़ीर है और मैं अरसा 10 साल से तालब इल्मों को सीएसएस और पीएमएस उर्दू की तैयारी करवा रहा हूँ। कुछ सालों से 4-5 सालों से जो जब से ये एमपीटी शुरू हुआ तो उसकी तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ और उससे पहले जो सब्जेक्ट थे पीएमएस के उनकी उर्दू की तैयारी भी मैं ही करवाता रहा। तो इसलिए मैं आपको जो चीज़ गाइड करूँगा वो टू द पॉइंट होगी और ऐसी होगी जो आपके इम्तिहान में आ सकती है। जो आप तैयारी करेंगे तो वो उसी में से ज़्यादा इम्तिहान का हिस्सा मौजूद होगा। तो हम बात करते हैं इस उर्दू की। 2026-27 जो अभी आपका पेपर होने वाला है 27 सितंबर को 2026 को, तो उसमें जो उर्दू का हिस्सा होगा वो सवाल नंबर 21 से लेकर 21 क्वेश्चन से लेकर पार्ट से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन या 40 नंबर पार्ट तक आपका उर्दू का हिस्सा होगा। उर्दू के सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे। टोटल सवालात कितने होंगे? 20 सवाल होंगे और हर सवाल का 1 नंबर होगा। और तमाम सवालात जो है वो ग्रामर से होंगे और हर सवाल जो है वो एमसीक्यूज होगा, यानी कि एक सवाल होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो उसके 4 मुतल्लिका सवालात होंगे जिनमें से 3 रेलिवेंट नहीं होंगे। एक सवाल जो है वो दुरुस्त माना जाएगा, जो ज़्यादा करीब तरीन होगा उसको आपने जहन में रखना है और उसी को आपने टिक करना है, उसी के आपने नंबर लगाने हैं। तुक्के नहीं लगाने क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी शुरू होंगे, दिए जाएंगे। तो आपने जो चीज़ आपको आती होगी उसी को आपने करना है और जो आपको नहीं आता उसको आपने छोड़ देना है। तो हर सवाल का 1 नंबर होगा और 20 सवाल होंगे। और ये तमाम सवालात जो है ना वो जिनके अहम हिस्से हस्ब झैल है और तमाम सवालात उर्दू ग्रामर से होंगे और जिनके उर्दू ग्रामर को हम कवायद कहते हैं। उर्दू ग्रामर को हम कवायद का नाम देते हैं। उर्दू कवायद के मैंने क्या होते हैं? कायदा, तरीका, उसूल, कानून, ज़ाब्ता, रूल। तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज के जो हमारी उर्दू जुबान के जो उसूल हैं, तरीके हैं कि वो कौन से अल्फाज कैसे बनते हैं, तो उसको जो तरीके मखतूस किए गए हैं उनको उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद का नाम दिया गया है। हर जुबान के अपने कवायद होते हैं, उनकी अपनी तरतीब होती है। उर्दू के कवायद और उर्दू की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आप क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश के कवायद, अंग्रेज़ी के कवायद और तरह के होते हैं। उनको 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है और उन 8 हिस्सों में से फिर उसके हर हिस्से के फिर आगे से मज़ीद तकसीम की गई है। चीज़ें तो वही होती हैं लेकिन हम उसको उस तरह नहीं देखते। हमारा जो उर्दू का कवायद होते हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए आपने गौर से सुनना है, पढ़ना है, समझना है। और अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आपने मेरे से पूछना है। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और आपके वो तमाम सवालों का मैं उस तरीके पर जवाब दूंगा जो कि फेडरल इम्तिहान के देने के लिए जो एफपीएससी आपसे मांगता है, सीएसएस का इम्तिहान जो आपसे सवालों के जवाब जिस नौइयत के मांगता है वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो
एक एजाज अली रेज्ड हैंड। जी एजाज अली, बताएं बेटा क्या कहना चाहते हैं आप। एजाज अली। आप नोट कर दें, राइट कर दें अपना क्वेश्चन। राइट कीजिए। एजाज अली। तो बाकी अहबाब भी जिनके पास कोई क्वेश्चन हो, वो मेरे से सवाल उसका पूछ सकता है और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको। तो एजाज अली ने अपना जब तक सवाल लिखते हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे सवालों के जवाब आप देख सकते हैं। मैं जब इसका जवाब दूंगा तो आप जरूर उसको, आपको उसको देख भी सकेंगे और आपको उसका जवाब भी मिलेगा। अच्छा जी, आफताब आलम ने और बलोच साहब ने और सारा ने आप सवालों के सवाल में देखता हूँ, पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे लूँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये उर्दू का पार्ट भी एमपीटी में आता है? जी आता है, उर्दू का पार्ट भी सारा आता है। और दूसरा किसने सवाल पूछा? हिना ने पूछा। हिना कह रहे हैं कि जीशान का सवाल देख लेते हैं सर, ये वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और हिना के सवाल का जवाब कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आवाज़ नहीं आ रही तो फिर आपको, अच्छा बेटा मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि अब आपको आवाज़ आएगी। आप ज़रा अपनी डिवाइस को चेक कर लें, आपको मेरी आवाज़ आएगी। अगर आप अपना राब्ता नंबर जी मैं, मेरा राब्ता नंबर आपके पास मौजूद मिल जाएगा आपको। आप एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मेरे से राब्ता कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। एकेडमी का जो मेल नंबर दिया हुआ है आपको, उस पर आप राब्ता कीजिए, सबको उसका नंबर मिल जाएगा। और जो जी इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चे, बलोच ने पूछा। पूरा नाम तो नहीं लिखा हुआ आपने अपना, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग में तुक्के नहीं लगाने आपने। तुक्का लगाएंगे तो उल्टा पड़ेगा, लिहाजा आपने इसको। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ऊंचा बोलूँ, अब इंशाल्लाह आवाज़ आएगी। अब आपने मुझे बताना है कि मैं, अच्छा आप अपनी पहले अपनी डिवाइस को देख लें, हो सकता है वहां पर कुछ गड़। जी नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, और ये सब लोग अपना अपना। सर एमपीटी में नेगेटिव मार्किंग तो होती है, होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा। और जी सर, अब आ रही है। अच्छा बेटा अभी आप अपने क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देता रहूंगा तो फिर ये बहुत बात दूर तक चली जाएगी। तो सबके सवाल एक जैसे ही आ रहे हैं, इसलिए मैं अब मजीद सवालों के जवाब, क्योंकि मैं दे चुका हूं पहले सवालों के जवाब, आप बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बेटा, आपको मैं सबको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आपने तुक्के नहीं लगाने। नेगेटिव मार्किंग होगी, आपने तुक्के नहीं लगाने। जो आपको सवाल आता है वो कर लीजिए, जो नहीं आता वो छोड़ दीजिए। खामखा तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सर ये अब आ रही है आवाज़, और कुछ और क्वेश्चन के सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, मैं उनको भी देख लेता हूँ साथ साथ। जी परखंदा ने बताया, क्या सवाल है इसका कि सर एमपीटी में नेगेटिव, बेटा सबको मैंने बताया कि इसके नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्के नहीं लगाने आपने। आपको एक बार मैं सबको बता दिए, तो आप इसलिए बार बार एक ही सवाल मत पूछे, मैं आगे पढ़ाता हूँ। तो चलो अब आपके सारों बातों को हमने क्लियर कर लिया। तो आपके सवालात इंशाल्लाह आखिर में लिए जाएंगे, मजीद सवालात अभी आप छोड़ दीजिए। तो अभी हम जो है ना अपने सबक को पढ़ते हैं, तक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर सवाल का एक नंबर होगा और तमाम सवाल एमसीक्यूज के होंगे, और एक सवाल के चार ऑप्शन होंगे और चार में से एक ऑप्शन जो दुरुस्त होगा
और वो आपने दुरुस्त करार देना होगा। और ये को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इंशाल्लाह ये जो 7 8 दिन हमारे साथ आपने रहना है नेक्स्ट वीक तक, तो जब तक आप हमारे साथ होंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब भी आ जाएंगे, और आपको ग्रामर, उर्दू ग्रामर आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस आप बस सुनिए। तो उर्दू कवायद के हमारे जो बुनियादी बड़े हिस्से हैं ना, वो 2 हिस्से हैं। अंग्रेजी ग्रामर को आप 8 हिस्सों में पढ़ते हैं, उसके 8 पार्ट होते हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा जो है वो सर्फ कहते हैं, और दूसरे को नहव कहते हैं। तो सर्फ और नहव की बात बाद में करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ आपका जो सीएसएस में जो पोर्शन प्रोपोर्शन इसका है, वो उसकी बात करते हैं। तो सीएसएस में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो 7 या 8 सवालों का होता है, वो इस्म फेल और हर्फ से आता है। इस्म फेल हर्फ। इस्म तो आपको पता है, सबको मालूम है कि इस्म क्या होता है। और जी खबर अली बुखारी, जी बेटा बताइए। दानियाल यूनुस, आपका क्या सवाल है? आप लिखिए। खबर अली। मारिया गिलानी का भी। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था कि हम आखिर में आपके सवाल देखेंगे। अभी आप इसका थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दीजिए, फिर मैं लास्ट में आपके सवाल ले लूंगा। चलो, खबर अली का मैं सवाल देख लेता हूँ, इसका क्या क्वेश्चन है। खबर अली। सर आपकी आवाज़ बार बार बेटा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आप अपनी डिवाइस को चेक करें, यहाँ पर बाकी लोगों को मसला नहीं है। सिर्फ आपकी सर एमपीटी में या पीएमएस के एमपीटी में होती है नेगेटिव मार्क। जी बेटा, मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। हाँ बेटा, हमने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा जो 20 नंबरों में से ज्यादा पोर्शन आता है वो इस्म फेल और हर्फ में आता है। और तकरीबन ये 10 सवाल इसमें से आ जाते हैं। इस्म क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। तो इस्म फेल हर्फ, तो इसकी बात हम आगे नेक्स्ट करके, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें से कौन कौन से सवाल आते हैं। तो ताकि आप उसके खुद भी तैयारी करना चाहें, तो आपको पता हो कि किस सवाल को आपने ज्यादा टाइम देना है। इस्म और इस्म की तमाम अकसाम, इस्म की बहुत सारी अकसाम होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो उनको आप, फिर उसके बाद होता है फेल। फेल होता है वर्ब। इस्म होते हैं नाउन, वर्ब और हर्फ। हर्फ क्या होता है, हर्फ भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा हर्फ क्या होते हैं। फिर वाहिद जमा के एक सवाल एक दो आ जाते हैं। इसी तरह मुजक्कर मुअन्नस के एक दो सवाल आते हैं। और इसम मारफा और इसम नकरा, ये तो अभी हमने इसम बताया था। इसम मारफा और इसम नकरा का फर्क भी आ जाता है, इसमें से सवाल आते हैं। और जमीर, इसम जमीर, इसम सिफ्त और इसम जमाने और फेल के मुताबिक जो इसम की अकसाम होती हैं, वो आती हैं। तो इसम ज़मीर में से, इसम सिफत में से इसके कवायद आते हैं। और ज़माने और फेल के और अमली कवायद। अच्छा, अमली कवायद क्या होते हैं? अमली कवायद होते हैं जुमले को दुरुस्त करना, अल्फाज की दुरुस्त तरतीब लगाना, लफ्स कौन सा लफ्स पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, इमला की दुरुस्ती, अगर इमला कुछ गलत है तो उसको कैसे ठीक करना है। ये इसमें से सवालात बनते हैं। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं अपने तौर पर, आप पास कोई किताब है तो उसको पढ़िएगा। अगर आप अब मेरे से पूछते हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ें, तैयारी कहाँ से करें, तो मैट्रिक की बुक जो है ना आपके पास, 6 7 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपके पास, आप कहीं आसपास से बुक्स होंगी आपके पास, छोटे बहन भाइयों के पास। और अगर नहीं है तो आप ये परचेज कर लीजिए। और उसके मश्क के अंदर जो ग्रामर के सवाल हैं उनको आप कर लेंगे तो आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। आप कहेंगे सर हम सीएसएस का इम्तिहान दे रहे हैं,
इतने बड़े लेवल के इम्तिहान दे रहे हैं और आप में 6 7 8 की क्लास ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर बेटा हमेशा एक जैसी रहती है। चाहे वो CSS की हो, चाहे वो मास्टर की हो, चाहे वो मैट्रिक की हो। तो इसम ही रहेगा ना। नाउन को आप नाउन ही पढ़ेंगे, चाहे वो जैसा भी हो। और वर्ब को आप वर्ब ही पढ़ेंगे, चाहे वो 6 में पढ़ेंगे या 12 में पढ़ेंगे या किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपने एक बार वहां से पढ़ना है। आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, फिर साथ साथ मेरे लेक्चर भी सुनेंगे, तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। तो जुमले की दुरुस्ती कैसे होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको आपकी तैयारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि जुमला जो होता है ना, अंग्रेजी का जुमले की तरतीब और होती है, उर्दू के जुमले की तरतीब और होती है। जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं, आप जब अंग्रेजी में लिखते हैं कि कॉ इज ग्रेजिंग, तो उर्दू में आप लिखेंगे गाय घास खा रही है या चर रही है। तो वो फिर इस तरह आपस में उनका। लेकिन जब आप कहते हैं कि उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, द टीचर taught द स्टूडेंट्स, तो उस्ताद सबसे पहले, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स आखिर में आया था। उर्दू में जब आपने किया तो यहाँ पर जो स्टूडेंट था, बच्चे पहले आ गए, यानी कि उस्ताद के बाद बच्चों का नाम, उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाया, द टीचर taught द स्टूडेंट्स। तो वहाँ स्टूडेंट सबसे आखिर में लफ्ज आ गया, और यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर उस्ताद स्टूडेंट का नाम आ गया। तो ये फर्क होता है, उसकी तरतीब का फर्क होता है। इसलिए जब आप जुमला लिखेंगे तो उसको तरतीब के मुताबिक लिखेंगे, और उसको आपने, उसकी जो उर्दू की तरतीब है और अंग्रेजी की तरतीब है, उसको आपने मेंटेन करना है, उसको ख्याल में करना है। तो ये बरसबीर तज़किरा मैंने बताया आपको। तो जब हम आगे इसको मुसलसल पढ़ेंगे, तो फिर इसको पूरी तफसील के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो अल्फाज की तरतीब और साख्त, साख्त का मतलब होता है बनावट, मैन्युफैक्चरिंग। तो जुमले की अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, जुमले की अपनी एक तरतीब होती है। लफ्ज़ों को कहाँ नशिस्त करनी है, कहाँ बर्खास्त करना है, कहाँ लफ्ज़ को, किस लफ्ज़ को कहाँ रखना है, तो उसको आपने उसके मुताबिक देखना होगा। बाज़ औक़ात जो है हम किस लफ्ज़ को कहीं लगाते हैं, कहीं पर नहीं लगाते। माँ ने बच्चे को उठाया, तो माँ ने बच्चा उठाया, तो ये देखें दो लफ्ज़ है ना, माँ ने बच्चे को उठाया, माँ ने बच्चा उठाया। अब इसमें से कौन सा ठीक है, ये इसका आपको पता होगा। इसको कहते हैं जुमले की साख्त, जुमले की तरतीब, कि इनमें से कौन सा जुमला ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि किसान ने भागते हुए घोड़े को पकड़ा, किसान ने भागते हुए घोड़े को पकड़ा, तो इसमें भाग कौन रहा है, घोड़ा भाग रहा है या किसान भाग रहा है। तो ये भी बात इसमें समझने वाली है। तो आपने बातों को गौर करना है, उसको सोचना है, फिर उसके बाद उसका जवाब देना है। अब ये भी हो सकता है कि किसान भाग रहा था, और ये भी हो सकता है कि घोड़ा भाग रहा था। तो किसान ने भागते हुए घोड़े को पकड़ा, तो भागता हुआ कौन, घोड़ा भाग रहा है या उस किसान भाग रहा है। तो इस चीज को आपने देखना है, फिर वो जुमले की साख्त को बताना बताना है कि साख्त के मुताबिक, जुमले की तरतीब के मुताबिक आपने इसको किस लफ्ज को समझना है। और इमला की दुरुस्ती, हाँ सबसे ज्यादा जो होता है, इमला का ठीक होना जरूरी होता है। एक दो जुमला ऐसा भी आ जाता है, एक दो चीज ऐसी भी आ जाती है इसमें, जिसमें से आपने इमला दुरुस्त करनी होती है कि इस लफ्ज की इमला कौन सी है। आपने दुरुस्त या सही, सही दो तरह, सीन के साथ ये छोटी ये लगाते हैं तो भी सही होता है, और एक स्वाद है, और ये फिर है जीम की तरह जो है बड़ा है होता है उस। तो अब इसमें से कौन सा लफ्ज आपने लगाना है, ये यकीनन आपको खुद पढ़ना होगा, और मैं भी इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी आपके साथ। तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। इस तरह वाहिद जमा है, वाहिद जमा है, मुजक्कर मुअन्नस है, इनका दुरुस्त इस्तेमाल जो है ये भी आपने सीखना है। मुजक्कर मुअन्नस का भी दुरुस्त इस्तेमाल किया होगा। फेल और फाइल की मुताबिकत, ये बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है। अगरचे मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचने में, देखने में, पढ़ने में मुश्किल लगता है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आसान लगेगा। मुताबिकत होता है इक्वेशन, यानी वर्ब और नाउन की इक्वेशन बनानी है आपने। वर्ब और जो डूअर है, उसको काम करने वाला है, उसकी क्वेश्चन बनानी है।
और वो कैसे इक्वेशन बनेगी उसको आपने समझना है इसमें। तो ये बुनियादी टॉपिक्स, ये उसकी फील्ड्स हैं जिन जहाँ जहाँ से आपने तैयारी करनी है। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये हिस्से हैं जिनकी हम अगले कुछ दिनों में जब हमारा ये बाकायदा हम पढ़ेंगे, तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इनकी तैयारी करेंगे। और अगर इनमें से आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आपने भी यही चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके पास मिल रही है तो उसको आपने छोड़ देना है। इसलिए मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, आपको मालूम हो जाए कि आपने तैयारी किस चीज़ की करनी है और किस चीज़ की नहीं करनी। तो इसको नेक्स्ट हम अपने तरतीब के मुताबिक पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा भी। फेल और फाइल की मुताबिकत इस्तलाहात जुबान और अदब। जुबान और अदब की इस्तलाहात, इस्तलाहात क्या होती है? इस्तलाहात होती है टर्मिनोलॉजी, टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? यानी कि जो खसूसी नाम होते हैं। एक नाम तो वो होते हैं, एक नाम तो वो होते हैं जो वर्ड के मीनिंग होते हैं। जैसे आप कहते हैं फलक, आसमान। लेकिन फलक, आसमान, तो ये इसका है। लेकिन जब आप कहते हैं दीन, मजहब, दीनियात, तो दीनियात जो है ना वो है दीनियात, ये टर्म है। तो टर्म जो होती है ना उसको आपने देखना होता है कि कौन सी टर्म इसकी यूज हो रही है। टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ होती है, इसमें कुछ नज़मों की टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ गज़लों की टर्मिनोलॉजी होती है। कुछ जो आती है मजमून, जैसे वो नसर के असबाक होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी होती है। तो मुख्तलिफ टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो उनको आपने, तो उनको आपने देखना होता है। और लास्ट में आप इसी तरह उनको चेक करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी, इस्तलाहात जुबान व अदब। जुबान के बारे में कौन सी टर्म्स हैं? तो टर्म क्या होती है? जैसे मैं कहूँगा काफिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे काफिया कौन सा लफ्ज होता है, रदीफ कौन सा लफ्ज होता है, गजल क्या होता है, नज्म क्या होता है, मजमून किसे कहते हैं, इंशाइया किसे कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं इस्तलाहात जुबान व अदब। यानी कि वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है हमारी कवायद के अंदर, हमारी ग्रामर के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, या जो हमारी जुबान के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, या हमारे लिटरेचर के अंदर, उर्दू लिटरेचर के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, उनको कहते हैं इस्तलाहात जुबान व अदब। इसी तरह अदबी और जुबानी इस्तलाहात हैं, और सनतें। सनतें या सनाए, सनतें और सनाए भी एक इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। इसमें शेर बनाने के लिए शेर के अंदर कुछ चीज़ें खसूसी उसके साथ रेलिवेंट होती हैं, तो उसको सनाए या सनतें कहते हैं। इस तरह शेरी इस्तलाहात भी होती हैं। और ज़ुबान व अदब से मुताल्लिक बुनियादी इस्तलाहात और दफ्तरी उर्दू इस्तलाहात। हाँ, दफ्तर के अंदर उर्दू की जो रेलेवेंट इस्तलाहात होती हैं, ये पिछले सालों में 2022 और 23 का जो पेपर था उसके अंदर ये बहुत आई थी, उसके बाद भी एक दो आती हैं। लेकिन उस साल तो 5 सवाल इसमें से आ गए थे। यानी कि अल्टरनेटिव इंग्लिश और उर्दू में उसको, कि जैसे जैसे फाइल होती है, तो फाइल के लिए उर्दू में क्या लफ्ज लफ्ज इस्तेमाल होता है। या टर्म जहाँ पर दफ्तर के अंदर जो जो पुट द लेटर या फाइल या ऑर्डर या टाइपिंग, इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, वो आपने लिखने होते हैं, बताने होते हैं कि इनका अल्टरनेटिव क्या है। तो वो अल्टरनेटिव भी मैं आपको यहाँ पर, सरकारी खतों किताब के जो लेटर्स, इंशाल्लाह जब आप पास हो जाएंगे और आपको एफपीएससी से जो लेटर मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट से लेटर मिलेगा, तो उसको कहते हैं सरकारी खतों किताबत। वो जो कम्युनिकेशन होती है, जो आपके पास करस्पॉन्डेंस होगी, तो उसको कहा जाएगा सरकारी खतों किताबत इंशाल्लाह। और दफ्तरी, इस तरह दफ्तर के अंदर भी जो इस्तलाहात इस्तेमाल होती हैं, टर्मिनोलॉजी, इस्तलाहात का मतलब है टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। तो वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। और सरकारी मुरासलात, कम्युनिकेशन, मुरासलात, कम्युनिकेशन, कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस की जो है ना, सरकारी में मुस्तामिल अल्फाज,
अंग्रेजी दफ्तरी इस्तिलाहात के उर्दू मुतरादिफ, यानी कि उर्दू से इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश से उर्दू में क्या है, दोनों चीज़ों को आपने इसमें देखना है। तो ये था बेटा हमारा जो बुनियादी बड़ा टॉपिक जिसके अंदर से सवाल बनते हैं वो हमने आपको बताए हैं, और जितने सवाल बनते हैं वो आपको बता दिए। अभी हमारे पास कुछ और भी सवाल हैं, और इसमें रोज़मर्रा और मुहावरा, रोज़मर्रा क्या होता है, मुहावरा क्या होता है, ये भी हमारा टॉपिक होगा। दुरुस्त रोज़मर्रा क्या होता है, कैसे लिखेंगे, और मुहावरात का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे होता है, गलत और दुरुस्त जुमलों की पहचान भी करनी है, इसमें से कौन सी गलती है, कौन सा लफ्ज ठीक है, कौन सा गलत है। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो मुहावरा है उसके मीनिंग बता दें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बाग बाग होना, बाग बाग होना का मैंने होता है खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। तो बच्चा अपना नतीजा देखकर बाग बाग हो गया, बच्चा अपनी कामयाबी देखकर बाग बाग हो गया। तो बाग बाग के मैनी है खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। लेकिन अगर कोई बंदा आप में से गुलशन गुलशन, कि वो अपना नतीजा देखकर अपनी कामयाबी देखकर गुलशन गुलशन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बाग बाग होना का लफ्ज जो होता है ना फिक्स होता है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अगरचे गुलशन भी बाग होता है मगर उसको लिख नहीं सकते। तो इस तरह इससे दो मीनिंग है, यानी कि इसके मीनिंग भी लिखने होंगे, उसका सवाल भी बन सकता है, और उसकी दुरुस्ती का सवाल भी बन सकता है कि इसको दुरुस्त करे या दुरुस्त कौन सा, इनमें से कौन सा दुरुस्त है। तो फिर आप बताएंगे ये वाला दुरुस्त है, बाग बाग वाला दुरुस्त है, गुलशन गुलशन वाला गलत है। इसी तरह आप अगर इसके अंदर से कोई सवाल आ गया तो वो भी आप बता दीजिएगा। तो अच्छा बेटा, मुहावरे के मैनी और इस्तेमाल, अंग्रेजी से उर्दू तर्जमा निगारी, मुख्तसर जुमलों का तर्जमा, दफ्तरी व अमूमी अंग्रेजी का उर्दू तर्जमा, दुरुस्त और बा मुहावरा तर्जमा अंग्रेजी अल्फाज के मौजू, उर्दू मुतरादिफ अल्फाज। तो ये बेटा थे इसके टॉपिक्स जो आपने तैयार करने हैं, जो हमने पढ़ने हैं। तो ये गो थ्रू मैंने कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से। तो अहम नुक्ता, तो ये 20 सवाल होते हैं, आपने 20 सवालों से अंदर जो है ना गलत और इमला दुरुस्त मुहावरात और इस पर गौर करना है और तफहीम फराम करनी है। ऐसा नहीं करना सिर्फ इसको रट्टा नहीं लगाना, असल में आपने उसको समझना है। मसलन जो नाउन है तो नाउन आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज नाउन, ना कि उसका रट्टा लगाना है। क्योंकि जो चीज़ आप रट्टा लगाएंगे उसका सवाल तो नहीं आएगा, सवाल तो उसके कॉन्सेप्ट पर आएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर आप उसको कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ रट्टे लगाना शुरू कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो एमपीटी सीएसएस उर्दू ग्रामर के बुनियादी हिस्से और दर्जात की तैयारी के लिए यूं समझें कि इल्म सर्फ। अच्छा बेटा, मैंने सबसे पहले बताया था कि उर्दू जो हमारी ग्रामर होती है वो 8 की बजाय 2 हिस्सों में तकसीम होती है। उसके जो बुनियादी बड़े हिस्से हैं ना वो कितने, 2 है। पहले कहते हैं इल्म सर्फ, और दूसरा होता है इल्म नहव। सर्फ और नहव, ये दो इसके बुनियादी बड़े हिस्से होते हैं, इल्म सर्फ और इल्म नहव। तो मेरा ख्याल था कि मैं आपसे पूछता, लेकिन क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं हैं, अल्लाह करता कि हमारी क्लास फिजिकल होती तो फिर मैं आप लोगों से साथ साथ सवाल करता जाता। लेकिन अभी जब मैं अगर जब सवाल लेना बैठता हूँ तो फिर बहुत सारा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो टाइम भी ज़ाया नहीं करना। लेकिन चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि इल्म सर्फ, सर्फ एक तो वो पाउडर होता है जिससे आप कपड़े धोते हैं। आपको ये मालूम है कि उर्दू के जो अल्फाज होते हैं इसमें जू मैनी अल्फाज भी होते हैं। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा मायने होते हैं। वो जो सर्फ कपड़े धोने वाला पाउडर से होता है, वो सर्फ तो होता है मगर वो एक तो अंग्रेजी का लफ्ज है, और दूसरा वो हमारे उर्दू में अलग से मायने देता है। वो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ग्रामर में सर्फ की बात करते हैं तो इसका मायने, अच्छा वो तो भी सीन से है, सीन और लेकिन ये स्वाद से है। इस तरह सर्फ का एक और मैंने सारे पैसे,
किताबों पर सर्फ कर दिए। सर्फ का मैंने ये भी होता है कि मैंने अपनी सारी दौलत किताबों पर सर्फ कर दी, लगा दी, कंज्यूम कर ली, खर्च कर दी। तो खर्च करने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मगर जब ग्रामर में पढ़ेंगे तो इसके मैनी और होंगे। तो ये मैं पूछता हूँ कि ग्रामर में सर्फ के मैनी क्या होंगे? जी, कोई बताएगा? सिर्फ दो लोगों के सवाल देखूंगा मैं, कोई नहीं बताने वाला। कोई ऐसा बच्चा जो सर्फ की मैनी बता सके? इल्म सर्फ। इल्म सर्फ। अच्छा, हसीब जौहर ने बताया जी, हसीब जौहर। सर काइंडली एवरीवन वाला चार्ट। अच्छा, एवरीवन। तो एवरीवन से तो फिर हमारी बहुत सारी बातें तो हम गप्पे लगाने में बैठ जाएंगे। तो वो पढ़ाई जो है ना बेटा रुक जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए नहीं ओपन करूंगा, लास्ट में कर दूंगा। तो किसी ने मुझे बताया। अच्छा, सर्फ। सर्फ के मैंने बताया जी। सर ये वन पेपर के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। जी बेटा जीशान, ये सब के लिए आप स्टार्ट करें। ये बेसिक क्वेश्चंस है। मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स इज आल्सो रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चर। जी, सर्फ। अच्छा जवाब दे रहे हैं अक्सर बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, जबरदस्त। सर फिर इसमें पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? बेटा ये कलेक्टिव पेपर होता है 200 नंबर का, और आपको इसमें से लेने होते हैं नंबर, 80 नंबर ले लेंगे तो पास हो जाएंगे। उर्दू में से तो आप पास, अगर सिर्फ उर्दू की बात करें तो उर्दू में अलग से पास होना जरूरी नहीं है। आपका कलेक्टिव पेपर होगा, तो उस कलेक्टिव पेपर के अंदर कलेक्टिव ही आपने जवाब देना होगा, और कलेक्टिव ही पास होना होगा। अच्छा बेटा, इसमें कहते हैं कि पंक्चुएशन को कहते हैं इल्म सर्फ। रिमशा ने बताया कि पंक्चुएशन, अच्छा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप का जवाब सही नहीं मानता मैं। इल्म सर्फ कहते हैं एक लफ्ज, एक एक लफ्ज। जब भी कोई जुबान होती है तो जुबान में एक एक लफ्ज बाद में मिल के पूरा जुमला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इसमें कितने लफ्ज हैं? पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पांच लफ्ज हैं। तो पाकिस्तान का लफ्ज जो है ना, अकेले तौर पर अगर हम देखें कि पाकिस्तान के लफ्ज की स्पेलिंग कैसी है, क्या ये नाउन है या वर्ब है, ये जो पाकिस्तान लफ्ज है ये क्या हिंदी जुबान का लफ्ज है, या फिर ये अरबी जुबान का लफ्ज है, या फिर ये कोई अल्फाज का मजमूआ है, इसमें कौन सा सफिक्स है, इसका प्रीफिक्स कौन सा है। तो एक लफ्ज के बारे में जब हम सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी ओनली पाकिस्तान पर बात करेंगे, ओनली पाकिस्तान लफ्ज पर बात करेंगे, तो इसको इल्म सर्फ कहेंगे। यानी ये ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें किसी अकेले लफ्ज के ऊपर बात की जाती है कि उसकी इमला कैसी है, उसके मीनिंग कौन से हैं, वो इस्म है, फेल है या हर्फ है, या फिर वो उसके अंदर से कौन से जुबान से उसका ताल्लुक है, क्या वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। जब किसी एक लफ्ज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी बनावट के बारे में बात की जाएगी तो उसको इल्म सर्फ कहा जाएगा, यानी अकेला लफ्ज। लेकिन जब हम पूरे जुमले की बात करेंगे, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो ये जब सारी मुकम्मल पूरे जुमले की बात करेंगे कि यार जुमला ठीक है या गलत है, इस जुमले की तरतीब ठीक है या गलत है। जैसे मैं कहूँगा इस्लामी मुल्क है एक पाकिस्तान,
इस्लामी मुल्क है एक बात, तो हम कहेंगे कि ये जुमला गलत हो गया है, तो इसको कहेंगे नहव। नहव का हिस्सा जुमले पर, स्ट्रक्चर पर बात करता है। नहव का हिस्सा जो होता है कंपोजिशन पर बात करता है। जब ग्रामर के अंदर, ग्रामर में जब किसी एक एक लफ्ज पर बात कर रहे होते हैं तो उसको इल्म सर्फ कहते हैं। और ग्रामर के अंदर जब अल्फाज को हम आपस में जोड़ने की बात करके जुमले बनाने की बात करते हैं या उससे बात पैदा करने की बात करते हैं तो उसको इल्म नहव कहा जाता है। यकीनन आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर नहीं आई तो लास्ट में हम इस पर थोड़ी बात करेंगे, आपसे सवाल भी लेंगे। तो आपके सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह इसमें देते रहेंगे साथ साथ। तो इतनी बात आप सबको समझ आ गई होगी कि ये जो इल्म सर्फ होता है ये क्या होता है। जी बेटा, तो यकीनन सबको समझ आ गई है। किसी ने मुझे इसका नहीं कहा कि मुझे समझ नहीं आई, तो सबको इसकी समझ आ गई। सर सिर्फ उर्दू की नेगेटिव मार्किंग होती है, फुल पेपर की होती। अच्छा बेटा, उमामा खान ने पूछा कि अच्छा अभी तक आप नेगेटिव मार्किंग में बात कर रहे थे, तो बेटा ये बात है कि आप इस बात को छोड़ दें कि आप नेगेटिव मार्किंग होगी या पॉजिटिव होगी। आप जो है ना उर्दू में आपने तुक्का नहीं लगाना, बस उर्दू की मैं इतनी तैयारी करा दूंगा आपको कि आपको तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको सारे सवालों के जवाब आते होंगे। लेकिन फर्ज की आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आपने उसको गलत नहीं लिखना इंशाल्लाह। तो पिछले साल नेगेटिव मार्किंग, अब मैं लेटेस्ट इसमें पता नहीं किया, मैं अभी मालूम करके बताऊंगा। क्योंकि जब मैंने देखा था तो मुझे तो यही मालूम होता था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हुई, तो हो सकता है ना हुई हो। तो मैं तो इल्म सर्फ पढ़ रहा था और आप कोई और चीज़ बता रहे हैं। जी एमन, आप बताएं बेटा, आप क्या बता रही हैं एमन। चलो एमन का क्वेश्चन मैं देख रहा था लेकिन वो मिला नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। तो इल्म सर्फ आपको समझ आ गया होगा। ग्रामर के अंदर ग्रामेटिकली जब इंडिविजुअल एक एक वर्ड को देखा जाएगा, ग्रामेटिकली एक लफ्ज के बाद डिस्कस किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, एक लफ्ज के बारे में देखा जाएगा कि वो लफ्ज क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, क्या उसकी जो वर्डिंग है वो ठीक है, क्या उसका अमला ठीक है, क्या उसके वो किस जुबान का लफ्ज है, वो अरबी से आया, फारसी से आया, या वो हिंदी जुबान का लफ्ज है या पंजाबी जुबान का लफ्ज है या अंग्रेजी से उर्दू में दाखिल हुआ है। तो जब उस पर डिस्कस करेंगे फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है। जैसे जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब जमीन को हमने मुअन्नस इस्तेमाल किया है, उसको हमने एक एक जो है फीमेल के तौर पर देखा है। जमीन घूमती है, सूरज निकलता है, या सूरज जो है ना हमने बताया कि वो मुजक्कर है, सूरज निकलता है, तो वो महसूस हो रहा है कि वो कोई मेल है, यानी मेल की तरह है। वो मुजक्कर के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर लफ्ज, उर्दू का हर लफ्ज जो होता है ना, या मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है। अंग्रेजी में ये नहीं होता। अंग्रेजी में इस तरह की कोई तफरीक है ही नहीं ना। जब आप कहते हैं कि बॉय कम, गर्ल गोज, तो बॉय गोज लड़का जाता है, गर्ल जाती है, तो दोनों के लिए गोज लगा दिया आपने या गोइंग लगा दिया। लेकिन उर्दू में हम कहते हैं जाता है, जाती है, तो उसे मुजक्कर मुअन्नस कहा जाता है। तो जब किसी लफ्ज को हम अकेले तौर पर देखते हैं, उसकी साख्त मालूम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी बात को देखते हैं, तो फिर हमें मालूम होता है कि ये कैसा है, लफ्ज का इस्तेमाल कैसा है।
बेटा, हिना ने पूछा कि सर 66 मार्क्स नहीं है क्या एमपीटी के लिए? उर्दू के बेटा 20 वर्ड्स होंगे, 20 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, उर्दू के 20 नंबर है, 66 नहीं है। सर सिर्फ एक वर्ड के यूज, स्ट्रक्चर, ईटीसी के स्टडी और नहीं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में होता है। जी, इसने मुझे बड़ा सही बताया बेटा, जबरदस्त, आपने सही कहा। ये जो नहव होता है वो स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए होता है, जबकि जो सर्फ होता है वो, एजाज अली ने बताया। एजाज अली सर, मेरे मैंने कंफर्म किया है सीनियर सीनियर से, जिसमें रिसेंटली में अटेम्प्ट किया, कि उन कहा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, एजाज कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद तो है ना, आपने तुक्के नहीं लगाने बस। उर्दू वाले पोर्शन में मत लगाइएगा, बल्कि उर्दू वाले पोर्शन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह। जरूरत पड़ी तो फिर बाद में सोच लीजिएगा, फिलहाल आपको जरूरत नहीं होगी। सर, इल्म सर्फ क्या होता है? इल्म नहव। सर, इल्म नहव क्या होता है, इल्म सर्फ क्या होता है? दानियाल ने पूछा। अच्छा बेटा, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, आप लोगों को मेरे ख्याल में मैं समझा नहीं सका। चलो हम दोबारा से देखते हैं। इल्म सर्फ, इल्म सर्फ का मतलब होता है उर्दू के अल्फाज के बारे में इंडिविजुअली बहस करना, इंडिविजुअली स्टडी करना कि ये लफ्ज कौन सा है, इस लफ्ज के गलत और दुरुस्त कैसे इसको सही कैसे लिखा जाता है, और इसके अंदर जो है ये लफ्ज आया किस जुबान से है, और इस लफ्ज के मैनी क्या है, और क्या ये लफ्ज जो है वो मुजक्कर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस इस्तेमाल होता है, और इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए जुमला बनाते हुए हमें कैसे। तो जब एक किसी एक लफ्ज के बारे में हम बात करते हैं, उसको उसको स्टडी करते हैं, उसको सीखते हैं, तो उसको कहते हैं इल्म सर्फ। और जब उस अल्फाज को जोड़कर कंपोजिशन करके कोई जुमला बनाते हैं या कोई बात करते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसको कहते हैं इल्म नहव। नहव के अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को जोड़ते हैं तो फिर वो इल्म नहव बनता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बच्चे ने किताब पढ़ी, बच्चे ने, तालिब इल्म ने किताब पढ़ी। तो अब ये तालिब इल्म ने किताब पढ़ी, तो ये अलग अलग लफ्ज है ना, तालिब इल्म ने किताब, चार अल्फाज है। तो ये चार अल्फाज हैं। अगर इसमें से सिर्फ किताब के बारे में बात करें कि किताब किस जुबान का लफ्ज है, तो किताब अरबी जुबान का लफ्ज है। किताब, किताब जो है वो लिखा कैसे जाता है, क्या काफ के साथ दो नुक्तों वाला काफ लगाना है या दूसरा काफ लगाना है, तो फिर आप उसको देखते हैं। ते के साथ जो ते या तोय की आवाज आ रही है, तो ते लगाना है या तोय लगाना है। तो आगे से बे, अलिफ लगाना है या जबर लगाना है, तो या इसकी जमा और वाहिद क्या होती है। तो अब हमने सिर्फ किताब पर बात की है, तो ये कहा जाएगा इल्म सर्फ। और जब हम ये कहेंगे कि तालिब इल्म ने किताब पढ़ी, तो ये आ जाएगा इल्म नहव। यानी किताब, तालिब इल्म ने किताब पढ़ी, तो आप इस पूरे जुमले को देखेंगे, ये जुमला ठीक है या गलत है, या इसके इस जुमले के अंदर कितने अल्फाज हैं, और इस जुमले के अंदर जो तरतीब है वो कैसे बनाई गई है, इस जुमले के अल्फाज की तरतीब ठीक है या गलत है, क्या इसमें कोई मुहावरा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, क्या इसका कोई रोजमर्रा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। तो जब आपने पूरे जुमले की बात की है, तो इसको कहा जाएगा इल्म नहव, सर्फ नहव। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लफ्ज की साख और उसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करना, कि इसका वाहिद कैसा होता है, इसका जमा कैसा होता है, इसका मुजक्कर कैसा होता है, इसका मुन्नस के। तालिब इल्मों ने किताबें पढ़ी, तालिब इल्म ने किताब पढ़ी, तालिब इल्मों ने किताबें पढ़ी। लड़के ने किताब पढ़ी, लड़की ने किताब पढ़ी। तो इसके अंदर किताब के जो मुख्तलिफ उसके ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इल्म सर्फ। एक लफ्ज के बारे में देखने को इल्म सर्फ कहते हैं। और जब ज्यादा अल्फाज को इकट्ठा जुमला बना के देखते हैं,
तो उसको इल्म नहव कहते हैं। तो इसम की अकसाम, फिर है फेल और उसकी अकसाम, वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस, मजदर, मुश्तकाक, इश्तकाक, साबका, लाहका, इल्म नहव, अल्फाज के बाहमी ताल्लुक और जुमले की साख्त का इल्म, जुमला और उसकी अकसाम। तो ये हमने आपको बताया। इल्म सर्फ के अंदर क्या होता है? इल्म सर्फ के अंदर इस्म और इस्म की अकसाम होती हैं, फेल और फेल की अकसाम होती हैं, वाहिद और जमा होते हैं, और मुजक्कर मुअन्नस होते हैं। मस्दर, मस्दर क्या चीज होती है बताएंगे। मुश्तक ये क्या होती है, और साबका और लाहका, और इल्म नहव। इसके बाद दूसरा हिस्सा आ गया इल्म नहव। तो इल्म नहव में क्या, ये अल्फाज के बाहमी ताल्लुक, अल्फाज का जो आपस का ताल्लुक है, और जुमले की जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसको जब बयान करते हैं तो उसको कहते हैं इल्म नहव। तो इल्म सर्फ, इल्म जुमला। अच्छा, इसके अंदर इल्म नहव के अंदर कौन सी चीजों को हमने पढ़ना है? इल्म नहव के अंदर जुमला और जुमला की अकसाम, फाइल को पढ़ेंगे, मफूल को पढ़ेंगे, और मुब्तदा, खबर, फेल, फाइल, मफूल, मुरक्कब की अकसाम, जुमले की दुरुस्ती, इल्मुल इश्तिकाक, एक लफ्ज से दूसरे अल्फाज बनाने या अल्फाज की असल इश्तिकाक का मुताला, मुश्तक, जामिद, मसदर, इस्म फाइल, इस्म मफूल, इस्म आला, इल्म अमला, और अल्फाज को सही तरीके पर लिखने के उसूल। ये हिस्सा है इल्म नहव का। बेटा मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ, और कीजिएगा मेरी बात पर। उर्दू जुबान के बुनियादी हिस्से दो होते हैं। उर्दू ग्रामर के बुनियादी बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी बाकी जुबानों की जो ग्रामर होती है ना, वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड होती है, लेकिन उर्दू ग्रामर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन सा हिस्सा? उसको एक हिस्से को कहते हैं इल्म सर्फ, और दूसरे को कहते हैं इल्म नहव। इल्म सर्फ में वर्ड्स की बात की जाती है, जबकि इल्म नहव में सेंटेंसेस की बात की जाती है। फ्रेजेस की बात, फ्रेज एंड सेंटेंस, वो आएंगे इल्म नहव में, और वर्ड्स आएंगे इल्म सर्फ में। सर्फ और नहव, तो ये दो दो बड़े उसके हिस्से होते हैं। इन दो हिस्सों में उर्दू ग्रामर को तकसीम किया गया है। उर्दू ग्रामर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, और ये सवाल जब आएगा तो आपने इंशाल्लाह इसको सही करना है, और इस पे ज्यादा आपने इसको गलत नहीं करना। इसका एमसीक्यूज आएगा, तो उसका एमसीक्यूज आपने इंशाल्लाह ठीक करना है। कोई गलती, अगर कोई मुश्किल आ रही हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसने बताया गूगल एक्सेल कौन है? ये बच्चा सिर्फ गाड़ी भी तो है। अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे ग्रामर की। तो जब ग्रामर में बात करते हैं ना, उसके मैनी और होते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे अल्फाज के, हर जुबान के अपने अल्फाज होते हैं। तो किसी और जुबान के अल्फाज अगर उर्दू में आ गए हैं, तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपने कहा सर्फ गाड़ी होती है, और सर्फ वो डिटर्जेंट पाउडर भी होता है। तो यकीनन वो होता है, इनकार नहीं है। लेकिन हम यहाँ ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर के अंदर जब उर्दू सर्फ की बात करेंगे तो उसके मीनिंग क्या बनेगी? हर जुबान का अपना एक मकसद होता है, हर जुबान की अपनी एक तरतीब होती है। उस तरतीब में उसका क्या मीनिंग बन रहा है, उसको आपने देखना है। ना कि आपने सिर्फ गाड़ी की बात करनी है। आपने बात करनी है किसकी? ग्रामर की। उर्दू ग्रामर में सर्फ के मैंने क्या है वो आपको बता दिए। उर्दू ग्रामर में नहव के मैंने क्या है वो आपको बता दिए। तो जब आपसे सवाल उर्दू में, सवाल नंबर 21 से लेकर 40 तक जो हिस्सा पोर्शन होगा, जिसमें जो सवाल उर्दू के होंगे, उनको आपने देखना है। तो उनको आपने उर्दू ग्रामर के मुताबिक उनका जवाब देना है, ना कि उनके किसी और मैनी के हिसाब से। इल्म सर्फ, वी स्टडी द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, हाउ अदर वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, एंड हाउ चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। तो ये बिल्कुल सही बताया, जबरदस्त। अमजद अली ने इसके बारे में बता दिया। अमजद, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक दिया। और देखिए, और मैं देखता हूँ और किसने क्या लिखा, उसको भी पढ़ देता हूँ। खबर अली ने क्या लिखा, खबर की बात पढ़ते हैं। सर्फ इज रूट वर्ड। रूट वर्ड और होता है बेटा, वो कितने, वो रूट वर्ड ऐसा नहीं है। सर्फ होता है,
सर्फ में डिस्कशन और स्टडी होती है। वर्ड का पूरा जो सिस्टम है ना, ये एक वर्ड है क्या, तो वो जो रूट वर्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं, उसको मजदर कहते हैं, वो कहीं और आएगा। मजदर अभी इसमें आया था ना, कहीं आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये मजदर जो है ना, इसको रूट वर्ड कहते हैं। तो रूट वर्ड अलग चीज होती है, सर्फ अलग चीज होती है। तो हम सर्फ पढ़ने, सर्फ का मतलब है कि एक वर्ड के बारे में हमने पूरी डिटेल डिस्कशन देखनी है, उसके पूरे हिस्से को देखना है, उसका पूरा। लेकिन रूट वर्ड तो वो एक हिस्सा बन गया ना। तो फिर वो रूट के अलावा हमने इसकी ब्रांचेस भी देखनी है, इसके लीफ भी देखने हैं, इसके फ्लावर भी देखने हैं, हमने इसके जो सीड्स है वो भी देखने हैं। तो ये रूट को नहीं देखना सिर्फ। ओके बेटा, खबर यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो ये वो मजदर होता है जो आपने बताया, मजदर। अच्छा, हादिया का सवाल देखनी। हादिया पूछा है कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है एमसीक्यू का। हाँ जी बेटा, हादिया एमसीक्यूज होते हैं सारे क्वेश्चंस। और किसने क्या पूछा, चलो अक्सा का सवाल देखते हैं। जी अक्सा, सर क्लास। देखिए, आपको तो खत्म होने की बात, बजाय इसके कि शुरू करने की बात करें। और अक्सा, आपने तो कि खत्म होने का सवाल पूछा है। बेटा जो काम हो रहा है ना, उस पर गौर करें और उसको सीखें। अच्छा, अल अस्काल, ये क्या लिखा है जी, अल्म अस्काल। हसीब की मुझे समझ नहीं, आपने क्या लिखा है इसमें। अगर उर्दू इस्तेमाल करें तो फिर समझ आ जाएगी। और अरशद ने क्या लिख दिया जी। जी थैंक यू जी आपकी। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्फा जी, यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इल्म सर्फ क्या होता है और इल्म नहव क्या होता है। सर्फ और नहव। अच्छा बेटा, दोबारा हम आ गए अपने इल्म सर्फ के हिस्से पर। और इसी को आज हम शुरू करेंगे, इसी को स्टार्ट करेंगे। इल्म सर्फ के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने इस्म पढ़ना है। तो लफ्ज इस्म जो होता है ना, इस्म अरबी जुबान का लफ्ज है। और इस इस्म के मानी होते हैं नाम, किसी चीज का नाम। तो आपको मालूम है कि ये जो इस्म होता है, ये उर्दू में इस्म, ये चार चीजों के लिए बोला जाता है। कौन कौन सा नाम होता है। नाम या तो किसी चीज का होता है, नाम फिर किसी या फिर शख्सियत का होता है, किसी शख्स बंदे का शख्सियत का नाम होता है, या फिर नाम किसी जगह का होता है। किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, या फिर किसी जगह का नाम। और चौथा इसमें अंदर क्या होता है, किसी जज्बे का नाम, किसी हालत का नाम। हालत और जज्बा, तो ये चार किस्म के इस्म हो सकते हैं। इस्म नाम होते हैं। नाम कितनी चीजों के हो सकते हैं, या तो किसी शख्सियत का, शख्स का नाम होता है, या फिर किसी चीज का नाम होता है। चीज का मतलब है कोई जो जैसे टेबल है, कुर्सी है, दीवार है, दरवाजा है, तो इसको हम चीज कहेंगे। या फिर ये है कि वो किसी जगह का नाम होता है। जगह जो होता है, मुल्क होता है, वो जमीन होती है, कोई गांव होता है, खेत होता है। या फिर वो कोई शहर होता है, मोहल्ला होता है। तो कुछ जगह का नाम, जगह। या फिर ये किसी जज्बे का नाम है, जैसे गुस्सा है, खुशी है, अफसोस है। तो ये भी इस्म कहलाता है। तो इस्म के चार दर्जे होते हैं। इस्म के कितने दर्जे होते हैं, चार। इस्म किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। इस्म जो होता है वो किसी चीज का नाम होता है। और इस्म नाम होता है किस चीज का, इस्म नाम होता है इनमें से चार चीजों का। या तो चीज होती है, ये शख्स होता है, बंदा होता है,
या फिर वो या फिर वो इंसान शख्सियत होती है, या फिर वो कुछ जगह होती है। तो हम चारों इन चारों हिस्सों में से एक एक दो दो मिसालें देते हैं आपको। इस्म, इस्म अरबी जुबान का लफ्ज है, और इसके मैनी है नाम। और इसका अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं नाउन। इस्म नाम होता है, या फिर नाउन कहते हैं इसको। और इसके चार बुनियादी तौर पर इसके दर्जे होते हैं। पहला दर्जा क्या होता है कि शख्सियत का नाम। शख्सियत क्या है? कोई लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, छोटा, बड़ा। फिर आप कहते हैं कोई, कोई नाम कह दें, आदमी, औरत। तो ये जो शख्सियत के बारे में जितने भी नाम होंगे, चाहे उनका पर्सनल नाम हो, उनका जाती नाम हो, या उनका कलेक्टिव जो उनकी स्पेशी है उसका नाम हो, तो दोनों सूरतों में इसको हम शख्सियत कहेंगे। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसमें इल्म जो होता है, इल्म के दो, इस्म के दो फिर अकसाम होती हैं। एक इस्म जो होता है वो इस्म नकरा होता है, एक मारफा होता है। मारफा और नकरा जब अलग करेंगे तो फिर आपको उसमें मजीद तकसीम इसकी बताएंगे, तफसील बताएंगे। तो अभी हमने ये बताया कि इसमें जो इस्म होता है, इस्म के अंदर किसी शख्सियत का नाम होता है। जो भी किसी शख्सियत को जाहिर कर रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअल शख्सियत हो या कलेक्टिव हो, वो किसी नबी की ज़ात के लिए हो, या किसी औलिया की ज़ात के लिए हो, या फिर वो किसी आम इंसान के लिए हो, किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, दुकानदार के लिए हो, तो उसको हम शख्स कहेंगे। और शख्स का जो नाम होता है उसको हम कहेंगे इस्म। या फिर ये कि जगह, जगह क्या होती है? जगह होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा, कब्रिस्तान भी एक जगह है, और बाजार भी एक जगह है, दुकान भी एक जगह है। इस तरह खेत भी एक जगह है, और खेल का मैदान भी एक जगह है, स्कूल भी एक जगह का नाम है, स्कूल। तो इस तरह के मुल्क, वतन, तो जितने भी ये नाम आएंगे किसी जगह को जो इंडिकेट करेंगे, किसी स्पेस को, जगह को, प्लेस को बताएंगे, कि किसी जगह के बारे में जितने अल्फाज हो सकते हैं वो सब भी इस्म होंगे। या फिर तीसरा आपको मैंने ये बताया कि वो किसी चीज के बारे में हो सकता है। चीज अभी क्या होती है? चीज जो होता है वो दरख्त हो सकता है। चीज जो होता है वो क्या, वो खाने की चीज हो सकती है, वो कोई कपड़े लिबास पहनने की चीज हो सकती है, या इस्तेमाल की चीज हो सकती है। जैसे कप है, या प्याली है, या गिलास है। तो इसको भी आप इस्म के तौर पर देखेंगे। तो फिर तीसरी चीज क्या होती है? चौथी चीज आपको मैंने कहा जज्बा, या कोई कैफियत, इंसान की कैफियत, या किसी जज्बे की कैफियत, जज्बा। तो जैसे गुस्सा है, जैसे अफसोस है, जैसे जैसे जो है वो खुशी है, गम है। तो ये भी इस्म है। तो इस्म क्या होता है? इस्म होता है किसी चीज का नाम। तो इसके चार बड़े दर्जे आपको मैंने बता दिए। इन चारों में से जो भी आपको सामने आएगा वो इस्म कहलाएगा, और उसको अपने इस्म कहना है। तो इस्म की बुनियादी चार उसके हो सकते हैं, उसके हिस्से हो सकते हैं। इस्म के चार बड़े दर्जे हो सकते हैं। इस्म के चार बड़ी उसकी हिस्से हो सकते हैं। वो हिस्सा शख्सियत के बारे में हो सकता है, वो किसी जगह के बारे में हो सकता है, वो किसी चीज के बारे में हो सकता है, या फिर वो हालत, या किसी इस किसी हालत के बारे में हो सकता है, किसी जज्बे के बारे में। तो इस्म। उसके बाद है, इस्म की जो अकसाम होती हैं वो कौन सी होती हैं? इस्म की अकसाम दो तरह की होती हैं। अभी मैंने कहा कि इस्म के जो हालतें होती हैं वो चार होती हैं, लेकिन इस्म की जो अकसाम है वो दो तरह की होती हैं। कौन सी? इस्म की अकसाम, या तो अगर उसको मैनी के लिहाज से देखें कि उसका मीनिंग क्या है, किसी लफ्ज को, किसी इस्म को हम जब देख रहे होते हैं कि उसके उसके मीनिंग क्या है, तो फिर उसका मतलब और बन जाएगा। और अगर हम ये देखें कि वो लफ्ज बना कैसे है, वो इस्म कैसे बना है, किस जुबान से बना है, किन अल्फाज के साथ बना है, तो फिर उसको कहेंगे बनावट के लिहाज से इस्म की अकसाम। या फिर हम ये देखेंगे कि उसके मीनिंग को देख रहे हैं, तो फिर हम ये देखेंगे मानी के लिहाज से
मतलब के लिहाज से इसम की अकसाम। तो मतलब के लिहाज से इसम की अकसाम या बनावट के लिहाज से, लफ्ज की बनावट के हिसाब से इसम की अकसाम। तो ये दो तरह से इसम को डिवाइड करते हैं। ये जो नाउन होता है, हम इसको उर्दू में दो तरह से डिवाइड करते हैं। दो इसकी अकसाम बनाई जाती हैं। पहली किस्म जो होती है वो क्या होती है? पहली किस्म होती है बनावट के लिहाज से इस्म की अकसाम। दूसरी किस्म होती है मानी के लिहाज से इस्म की अकसाम। अब मानी के लिहाज से कैसे, या उसके मीनिंग को देखेंगे, उसके मतलब को देखेंगे, तो फिर हम ये देख सोचेंगे कि ये लफ्ज कौन सा है। यानी पहले हम ये गौर करेंगे कि इस लफ्ज के मानी क्या है। मसलन हम कहते हैं फलक, आसमान। फलक, हमारे ज़हन में आसमान, ये जमीन के ऊपर जो बड़ा सा खला है, इसको हम आसमान का नाम देंगे। तो ये जो आसमान है जिसमें सितारे चमकते हैं, जिसमें सूरज आता है, जिसमें चांद आता है, तो ये क्या चीज़ है? तो इसको हम पहले पहले हम इसके मीनिंग को गौर कर रहे हैं। जब मीनिंग हमारे जहन में समझ आ जाएगा, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे कि हाँ ये इसम मारफा है या फिर इसम नकरा है। तो क्या वो किसी खास चीज़ का नाम है या कोई जनरल सी चीज़ है? अगर कोई खास चीज होगी तो उसको इस मार्फा कहेंगे। और अगर कोई जनरल चीज है जिसका कोई खास वो इंडिविजुअली उसको पहचाना नहीं जा सकता, तो फिर हम उसको कहेंगे इसम नकरा। इसम नकरा और इसम मारफा। आप लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बुनियादी तौर पर ग्रामर के दो हिस्से होते हैं, इल्म सर्फ, इल्म नहव। सर्फ और नहव आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने ये देखा कि ये सर्फ जो होता है इसके अंदर क्या आते हैं, इल्म सर्फ के अंदर हम इसम को पढ़ते हैं, किसी एक लफ्ज को पढ़ते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो इसम पढ़ा। तो इसम जो है, इसम के अंदर इसम के अंदर कौन सी अकसाम है? इसम की बुनियादी तौर पर दो बड़ी अकसाम है। एक बनावट के लिहाज से इसम की अकसाम, और एक मैनी के लिहाज से इसम की अकसाम। तो बनावट के लिहाज से इसम की जो अकसाम है, लफ्ज कैसे बनता, कैसे इसको देखते हैं कि वो लफ्ज कितने कौन कौन से लेटर्स के साथ, हरूफ के साथ जुड़कर बना है, वो किस जुबान से आया है, उसका वाहिद जमा क्या है। तो बनावट के लिहाज से देखेंगे और फिर उसके मीनिंग के लिहाज से अगर मीनिंग के लिहाज से देखेंगे तो इसम की दो अकसाम है। और अगर बनावट के लिहाज से देखेंगे तो इसम की तीन अकसाम है। तो टोटल इसम की कितनी अकसाम है? बड़ी अकसाम पांच। मैनी के लिहाज से और बनावट के लिहाज से। लफ्ज की बनावट के लिहाज से इसम की तीन अकसाम है, और लफ्ज की मीनिंग के लिहाज से इसम की दो अकसाम है। अच्छा, जो मैनी के लिहाज से इसम की दो अकसाम है, उसको मारफा और नकरा, इसम मारफा और इसम नकरा। और जो बनावट के लिहाज से इसम की अकसाम है, वो है मस्दर, मुश्तक, जामिद। मस्दर, मुश्तक, जामिद। तो पांच मैंने आपको अकसाम बता दी हैं। मैनी के लिहाज से दो, बनावट के लिहाज से तीन। तो आपने इनको गौर करना है, इस पर ज़हन में रखना है कि ये क्या है, कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको बेटा आपने अपने ख्याल में रखना है। बनावट के लिहाज से और मैनी के लिहाज से। शाबाश। तो बनावट के लिहाज से और मैनी मैनी के लिहाज से जब हम जिस किस चीज को गौर करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये क्या है। मसलन हम कहते हैं आदमी। तो आदमी जो लफ्ज है, पहले गौर करेंगे कि आदमी क्या है। तो आदमी जो है वो एक अल्लाह की बनाई तख्लीक है, जो आदम की औलाद में से है। आदम की औलाद में से जो इंसान इस दुनिया में रहते हैं वो आदमी है। लेकिन इस आदमी से हमें ये नहीं मालूम हुआ कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है, किधर का है, कैसा है। तो बस सिर्फ आदमियों के बारे में तो पता चल गया, कोई आदमी है, लेकिन उसको पहचान नहीं मिली हमें। जब उसकी पहचान मिल जाएगी, हम कहेंगे आदमी मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल जब कह देंगे तो वो भी आदमी है। लेकिन अब उसकी पहचान हो गई है, अब वो स्पेसिफिक हो गया है, तो इसको कहेंगे इसम मारफा।
आदमी को कहेंगे इस्म नकरा, और मोहम्मद इकबाल को कहेंगे इस्म मारफा। तो समझ ये आई कि इस्म मारफा वो होता है, इस्म मारफा वो होता है जो खास होता है, जिसकी अपनी पहचान होती है, जिसको अलग हम समझ सकते हैं, जो डिफाइंड होता है, जिसको डिफाइन किया जा सकता है, जो डेफिनेट होता है, उसको हम कहेंगे इस्म मारफा। और जब हम कहेंगे उसमें से वो डिफाइन ना हो, उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात ना हो, उसके बारे में ज्यादा हम उसको 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 तारीफ ना किया गया हो, बस उसके बारे में सरसरी से पता हो, तो फिर उसको हम कहेंगे इस्म नकरा। जैसे अब सब्जी, सब्जी बहुत है, लेकिन जब कहेंगे करेला, तो वो बन जाएगा इसम मारफा। सब्जी में से किसी सब्जी का नाम लिखेंगे, तो वो बन जाएगा इसम मारफा। और जब सिर्फ सब्जी कहेंगे, तो वो बन जाएगा इसम नकरा। जब फल कहेंगे फल, तो ये इसम मारफा है। और इसमें से फल में किसी का नाम लिख देंगे, सेब या आम या आड़ू या जो भी नाम लिख देंगे, तो वो फिर बन जाएगा इसम मारफा। इसम नकरा और इसम मारफा, तो ये दोनों अलग अलग चीजें, दोनों। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब हम उसके मैनी पर गौर कर रहे हैं कि आम क्या है, आम क्या है, या जब हम कहेंगे कि आदमी क्या है, तो आदमी के बारे में हम सोचेंगे, तो फिर ये मैनी के लिहाज से इसम के मतलब या उसकी अकसाम बनेगी। तो जब हम मोहम्मद इकबाल के बारे में सोचेंगे, तो भी आप उसके मीनिंग को देख रहे हैं कि वो क्या है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आदमी, आदमी लफ्ज कैसे बना है, अलिफ मदा दाल मीम छोटी है आदमी, और ये जो आदमी लफ्ज है ये किस जुबान का लफ्ज है, ये जो आदमी लफ्ज है ये इसकी जमा क्या है, इसकी वाहिद क्या है, और ये क्या फाइल है या मफूल है, ये क्या नाउन है। तो जब इसके बारे में हम देखेंगे, उस लफ्ज की शेप और बनावट के बारे में देखेंगे, तो फिर वो बन जाएगा जामिद मस्दर या मुश्तक, इनमें से कोई एक बनेगा। तो जामिद मस्दर या मुश्तक अभी थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे, तो फिर उसकी तफसील में बताऊंगा। अभी हम नकरा और मारफा की बात कर रहे थे। तो नकरा आम चीजों को कहते हैं, और मार्फा स्पेसिफिक खास चीजों को कहते हैं। कोई और मिसाल में इसकी आपको देना चाहूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी। शहर, लफ्ज शहर कह दिया, तो ये शहर इसम नकरा है। लेकिन जब मैं कहूंगा फैसलाबाद, मारफा बन जाएगा। जब मैं बनू का नाम लूंगा, तो ये मारफा बन जाएगा। और जब मैं जियारत का नाम लूंगा शहर के तौर पर, अब यहाँ पर जियारत का लफ्ज जियारत करने वाला काम भी होता है ना, फिर वो जियारत की, जियारत के लिए गए, तो अब वहाँ पर वो अलग चीज़ है, उसको बनावट के लिहाज से देखेंगे। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि कायद आजम ने जियारत में अपना वक्त गुजारा, तो वो जो जियारत का नाम आप शहर के तौर पर ले रहे हैं, किसी इलाके के तौर पर ले रहे हैं, तो फिर आपको ये बन जाएगा मारफा। तो अब बेटा मैंने आपको ये बताया कि जब आप लफ्ज के ऊपर गौर करते हैं, उसके मानी के ऊपर गौर करते हैं, और फिर उसको डिवाइड करते हैं कि ये इसम की कौन सी किस्म है, तो फिर आप ये देखते हैं कि वो नकरा है या मारफा है। जैसे मैंने जियारत की बात की है, तो अब यहाँ जियारत को आपने शहर के तौर पर देखा, यानी कि पहले आपने ये गौर किया कि इसके मैनी क्या है, ये लफ्ज क्या मतलब क्या है इसका। तो जब मतलब आपने जहन में आ गया, तो फिर उस अब आप दोबारा सोचेंगे कि ये मारफा है या नकरा है। लेकिन जब जब अगर जियारत की बजाय आप इस चीज पर देख रहे हैं कि वो जियारत के लिए गया, उसने उसने एक मुकद्दस मुकाम की जियारत की, तो फिर ये फेल बन जाएगा। जियारत करना एक अमल है, तो वो उसको आप अलग से तौर पर देखेंगे, उसको बनावट के लिहाज से देखेंगे, इसको इस्म के लिहाज से देखेंगे। तो इसम नकरा के लिहाज से देखेंगे, मारफा के लिहाज से देखेंगे। तो ये मारफा, हम मारफा और जियारत, ये मारफा है यहाँ पर। और नकरा की मिसाल क्या है कि शहर। इसी तरह हम कहते हैं गांव, तो गांव जो है ये नकरा बन जाएगा। हम कहते हैं लड़का, इसम नकरा बन जाएगा। लड़की, इसम नकरा बन जाएगी। कमरा, ये भी इसम नकरा बन जाएगा। तो हम बाजार,
तो ये बाजार इसम नकरा है। लेकिन जब आप कहेंगे राजा बाजार, तो राजा बाजार क्या होगा? मार्फा हो जाएगा। आप लिबर्टी चौक या लिबर्टी बाजार कहेंगे, लिबर्टी मार्केट, तो ये बन जाएगा इसम मार्फा। तो इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद जो शहर है, इस्लामाबाद, तो ये मार्फा है। लेकिन खाली शहर कहेंगे, कस्बा कहेंगे, तो वो नकरा होगा, इसम नकरा, मारफा और नकरा। तो यकीनन आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। मारफा कौन से अल्फाज होते हैं, इस्म होते हैं, और नकरा कौन से इस्म होते हैं, ये अल्फाज होते हैं। तो इस्म मारफा और इस्म नकरा। तो अभी हमने इस्म के बारे में ये पढ़ा। आगे देखते हैं फेल और उसकी इकसाम। बेटा अभी हम जो बुनियादी तौर पर देख रहे हैं वो इस्म सर्फ, इल्म सर्फ को पढ़ रहे हैं। इल्म सर्फ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इल्म सर्फ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। तो फिर जब आप हम जाएंगे इल्म नहव पर, इल्म नहव, तो वहाँ आपको फिर नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। वहाँ फिर जुमले के बारे में पढ़ने को चीजें मिलेंगी। तो वहाँ जुमला देखेंगे, जुमला कैसे बनता है और जुमले की तरतीब कैसी होती है। अभी हम इंडिविजुअली एक एक लफ्ज को देख रहे हैं, फिर उसके बारे में बता। तो फेल और फेल की अकसाम, जैसा कि अभी मैंने बताया था, इसम की दो तरह की अकसाम होती हैं। इसम की मैनी के लिहाज से अकसाम होती है, और इसम की बनावट के लिहाज से अकसाम होती हैं। तो अभी मैं आपको जल्दबाजी में सिर्फ वो चीज़ें गो थ्रू कर रहा हूँ। तो जब हम नए सिरे से इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप मेरे से पूछिएगा और मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैं सारी चीज़ें एक बार आपको गो थ्रू करा दूं, और गो थ्रू करने के बाद उसको फिर नए सिरे से शुरू से पढ़ेंगे। तो फिर आपको जब पहले से पता चल चुका होगा, खुद भी आप कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ रहे होंगे, तो फिर मेरे से जब आप पढ़ेंगे और हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, आपसे सवाल जवाब होंगे, तो फिर आपको ज्यादा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। फेल, ये जो लफ्ज फेल है, फे आइन के साथ, फे ये के साथ भी फेल होता है, फे ये लाम। उस फेल का मतलब नाकाम हो जाना, वो फेल हो गया, या हमारा मंसूबा फेल हो गया, नाकाम हो गया। तो नाकाम के लिए फेल का लफ्ज बोलते हैं, लेकिन वो ये के साथ बोलते हैं। जब फे को ऐन के साथ बोलते हैं या लिखते हैं, फे ऐन, तो जब ऐन लिखेंगे तो इसका मतलब फेल बनेगा, और इसका अंग्रेजी में इसको वर्ब कहेंगे। और इसका मतलब या इसका मफहूम क्या होगा? अमल, कोई कारकर्दगी, एक्टिविटी, काम करना। फेल के मैंने थे काम। तो जो एक्टिविटी होती है, कोई काम हो रहा हो, कोई कुछ किया जा रहा हो, कुछ किया जा रहा हो, कोई हो रहा हो कुछ, तो उसको कहा जाता है फेल। इंग्लिश में आप इसको वर्ब कहते हैं, उर्दू में हम उर्दू ग्रामर में इसको फेल कहते हैं। तो फेल की भी अकसाम डिफरेंट सी होती है। फेल की अकसाम जमाने के लिहाज से होती हैं, और फेल की अकसाम जो होती है वो उसके इस्तेमाल के मुताबिक भी होती है। जमाने के मुताबिक इसकी चार अकसाम होती हैं। हाँ बेटा, जमाने के लिहाज से इसकी चार अकसाम होती हैं। आप कहेंगे सर हमने तो सारी जिंदगी तीन पढ़ी, एक फेल माजी पढ़ा, एक फेल हाल पढ़ा, एक फेल मुस्तकबिल पढ़ा, तो चौथा क्या आ गया? आप में से पूछता हूं, देखें किसको पता है। जी बेटा, कोई बताएगा ये फेल? मैंने बताया कि जमाने के मुताबिक फेल चार होते हैं। जमाने के मुताबिक फेल चार होते हैं। जी सैयद हसन रजा। जी बेटा, ये कॉमन और प्रॉपर मैंने नहीं बताया था, ये सेस। अभी ये जो इसम नकरा और इसम मारफा हमने आपको बताया था, वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात कर रहे थे। अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, तो अब आप सबको इसके बारे में मालूम हो जाए। तो हम बता रहे थे फेल। फेल हमने आपसे पूछा कि फेल जो है ना चार होते हैं। तो आप में से बाज लोग कह रहे थे कि नहीं, तीन होते हैं। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो ये चौथा कौन सा आ गया? कोई चौथा बताइएगा कौन सा होता है, किसी को पता हो? 4-1।
सैयद हसन रजा ने कहा कि जो चल रहा होता है वो तो प्रेजेंट होता है ना। प्रेजेंट हाल, उसको हम प्रेजेंट। अच्छा बेटा, मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे आपके साथ मैं बात कर रहा था, तो गौर कीजिएगा। फेल, जमाने के मुताबिक फेल तीन होते हैं, लेकिन उर्दू में चार होते हैं। जमाने के मुताबिक फेल तीन होते हैं, कौन से? एक होता है फेल गुजरा हुआ जमाना, जो जमाना गुजर गया होता है, जो जमाना चला गया होता है, जो जमाना पास्ट हो गया है, जो आज से गुजर चुका है, उसको हम जमाना माजी कहते हैं। जमाना माजी, गुजरा हुआ जमाना जो गुजर चुका है। और जो अभी जारी है, जो अभी मौजूद है जमाना, इसको हम कहते हैं जमाना हाल, प्रेजेंट। पास्ट, प्रेजेंट। और एक जमाना वो होता है जो अभी आएगा, आने वाला जमाना, सुबह। तो वो जो कल का जमाना होगा या जो अभी आएगा, आने वाला वक्त होगा, उसको फ्यूचर। तीन। मिसाल के तौर पर, आप इम्तिहान देंगे, आप सब इम्तिहान देंगे, और इंशाल्लाह आप सब पास होंगे। तो ये कौन सा जमाना हो गया? ये हो गया मुस्तकबिल। जमाना मुस्तकबिल, जो आने वाले वक्त को जाहिर करता है, जो आने वाले टाइम को जाहिर करता है, उसको कहते हैं जमाना मुस्तकबिल। कल हफ्ते का दिन होगा, कल मैं एकेडमी जाऊंगा, कल मैं बाजार जाऊंगी, कल मैंने किताब खरीदनी है, कल मैं किताब पढ़ूंगी, कल मैं अखबार पढ़ूंगी या कल मैं अखबार पढ़ूंगा, पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ये क्या है? ये है आने वाला जमाना, जिसको आप फ्यूचर कहेंगे। जो आने वाला वक्त है, जो अभी तक आया नहीं है, जो इंतजार में है, जो अभी कुछ वक्त के बाद आएगा, तो उस जमाने को कहते हैं जमाना मुस्तकबिल। अभी का जो जमाना है जिसमें हम मौजूद हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ, या मैं लिखती हूँ, मैं आती हूँ, मैं आया हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो ये वाले जो अल्फाज हैं ना, ये कौन से हाल के हैं? जमाना हाल, मौजूदा जमाना जिसमें हम मौजूद बैठे हुए हैं, ये जमाना है हाल, जमाना हाल। और एक जमाना है जो गुजर चुका है। मैंने किताब पढ़ी थी, मैंने इम्तिहान दिया था, मैं इम्तिहान में अव्वल आया था, मैंने उस्ताद को अस्सलाम वालेकुम कहा था, मैंने उस्ताद को सलाम किया था, मैंने अब्बू जान को सलाम भेजा था। तो ये गुजरा हुआ जमाना। तो गुजरा हुआ जमाना कौन सा है? माजी, जमाना माजी, या फेल माजी। ऐसा जमाना जो किसी काम को जाहिर करता है, और जो काम होता है वो काम किसी जमाने को जाहिर करता है। फेल क्या होता है? फेल किसी जमाने को, किसी जमाने में किया हुआ, किसी टाइम में, किसी वक्त में किए हुए काम को फेल कहते हैं। फेल किसी वक्त में किए हुए काम को फेल कहते हैं। फेल के तीन दर्जे हैं। फेल के तीन बुनियादी तौर पर तीन जमाने हैं। पहला जमाना जमाना माजी है, जो गुजर चुका है। दूसरा जमाना हाल का जमाना है, जो मौजूद जमाना है। और तीसरा जमाना वो जमाना जो अभी आएगा। तो ये फेल के बड़े तीन दर्जे हैं। फेल के ये तीन बड़ी किस्में हैं। फेल की ये तीन बड़ी अकसाम हैं। तो इन अकसाम में से आपने इंग्लिश में, अंग्रेजी में इनको 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अंग्रेजी में 12 हिस्से बनाए हुए हैं ना। चार पास्ट के हैं, चार प्रेजेंट के हैं, चार जो है वो आपने बनाए हुए फ्यूचर के, जो पढ़ते हैं। सॉरी, आपने बनाए हुए नहीं, आपको तो पढ़ने पड़ते हैं।
تو چار زمانے آپ نے 12 زمانوں میں آپ نے اس فعل کو یا ورب کو تقسیم کیا ہوا ہے، جبکہ اردو کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے۔ بیٹا سب بچے غور سے کیجئے گا، سنیے گا، اور اپنے پاس اس کو لکھ لیجئے گا۔ جن جن کے پاس کتاب کاپی پینسل ہے وہ اس کو نوٹ کر لیں۔ انگریزی میں زمانے 12 ہوتے ہیں، تین، چار جو ہوتے ہیں پاسٹ میں ہوتے ہیں، چار پریزنٹ میں ہوتے ہیں، اور چار فیوچر میں ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹ ہوتا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ایسے نہیں ہوتے۔ اردو میں ترتیب تھوڑی اور مشکل ہوتی ہے، یا اردو میں ترتیب جو ہوتی ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، مختلف بھی ہوتی ہے۔ ہمارے 12 زمانے نہیں ہوتے، 12 تقسیم نہیں کرتے۔ ابھی میں نے تین بتایا، چوتھا تو ابھی بتایا نہیں میں نے آپ کو۔ انگریزی میں آپ تین حصوں میں پہلے بڑے تین حصے بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر حصے کے مزید چار بناتے ہیں۔ اردو میں ایسے نہیں ہوتے۔ اردو میں فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ، فعل حال ہے، موجودہ زمانہ، اور مستقبل ہے، آنے والا زمانہ۔ ایک ہوتا ہے مضارع، فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ زمانہ ہے، فعل مضارع وہ زمانہ ہے جو دو زمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل مضارع دو زمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا زمانہ حال، اور دوسرا زمانہ مستقبل۔ ایسا فعل ایسا فعل جو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کو ظاہر کرے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے بچہ روئے، بچہ روئے، میں نے جملہ بولا، آپ کے سامنے ایک جملہ میں نے کہا، بچہ روئے۔ اب اس کے معنی کیا ہے آپ غور کیجیے۔ بچہ روئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور روتا رہے گا آگے بھی، مزید یہ کام، یہ ایکٹیویٹی، یہ عمل جاری رہے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ بچہ رو رہا ہے اور آگے بھی روتا رہے گا۔ دریا بہے، دریا بہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا ابھی بہہ رہا ہے اور آگے بھی بہتا رہے گا۔ یعنی کہ اس ایک جملے کے اندر، اس ایک فعل کے اندر دو زمانے موجود ہیں۔ جب کسی ایک فعل کے اندر دو زمانے موجود ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زمانہ، فعل مضارع۔ یقیناً میں بیٹا آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کو نہیں آئی تو میرے سے دوبارہ پوچھیے گا، میں دوبارہ بتاؤں گا آپ کو۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اردو کے جو زمانے ہوتے ہیں، اردو کے اندر جو فعل ہوتے ہیں، اردو کا جو ورب ہوتا ہے وہ تین نہیں چار ہوتے ہیں۔ پہلا زمانہ ہوتا ہے ماضی، گزرا ہوا زمانہ، اور پھر زمانہ حال، پھر زمانہ مستقبل، اور اس کے بعد فعل مضارع۔ مضارع اردو کے اندر ایک ایسا فعل ہے، ایسا عمل ہے جو دو زمانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک زمانہ موجودہ زمانہ، حال کا زمانہ، اور دوسرا مستقبل کا زمانہ۔ ان دونوں کو ملا کر جو ظاہر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ابھی میں نیکسٹ بتاؤں گا آپ کو۔ میں نے بتایا تھا کہ انگلش میں آپ چار زمانے پڑھتے ہیں، ہر کی چار چار اقسام پڑھتے ہیں۔ اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اردو میں جو فعل ماضی ہے اس کی 6 اقسام ہیں۔ اردو میں فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ اردو میں فعل حال کی ایک ہے، اونلی ون، ناٹ فور۔ اردو میں فعل حال، موجودہ زمانہ، کنٹینیوس زمانہ، جو پریزنٹ زمانہ ہے وہ ایک زمانہ ہے، اس کے اندر اس کی مزید اقسام نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھاتا ہوں، تو یہ ایک ہی بات ہے، ہم اس کو فعل حال ہی کہتے ہیں۔
اس کو ہم نہیں کہتے کہ اس کی کوئی چار قسمیں ہیں، ان ساروں کو ہم فعل حال میں ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل مستقبل، میں گھر جاؤں گا، یا میں بیٹھوں گا، یا میں صبح پڑھوں گا، تو یہ بھی ایک ہی ہے، اس کا مستقبل بھی ایک زمانہ ہے۔ اردو کے اندر مستقبل بھی ایک زمانہ ہے، اور فعل حال بھی ایک ہی زمانہ ہے۔ یہ ان کی چار چار اقسام نہیں ہے، لیکن اردو کا جو فعل ماضی ہے اس کی چھ اقسام ہیں۔ اردو میں جو فعل ماضی ہے اس کی چھ اقسام ہیں۔ تو اردو فعل اور فعل کی اقسام، اسی طرح اردو فعل جو ہوتا ہے اس کو مزید جب اقسام کرتے ہیں مطلب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، یہ تو زمانے کے لحاظ سے دیکھا تھا، جب مطلب کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، اس کی پھر آگے اور اقسام ہیں، ایک مثبت، ایک منفی، یعنی فعل منفی بھی ہوتا ہے، مثبت یعنی پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو، نیگیٹو، مثبت، منفی۔ پھر اس کو فعل امر، فعل امر آرڈر، حکم دیتے ہیں، فعل نہیں، فعل امر، فعل نہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے فعل لازم، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول۔ تو یہ اس کی مزید اقسام ہے معنی کے لحاظ سے۔ ابھی میں نے بتایا تھا فعل کی جو زمانے کے لحاظ سے اس اقسام ہے، یعنی زمانہ کون سا ہے، تو وہ زمانے کے مطابق اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے اس کی مختلف اقسام ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ ان کی تفصیل ان کی تفصیل یقیناً میں ابھی سلائیڈ میں آپ کے ساتھ شو کروں گا، اور سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ جتنا میں نے بتایا اتنا آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم علم صرف کی بات کرتے، علم صرف میں ہم نے اسم پڑھا، علم صرف میں ہم نے فعل پڑھا۔ علم صرف میں آگے ہمارے پاس آتا ہے واحد جمع، واحد جمع۔ دنیا کی تمام زبانوں کے اندر، دنیا کی تمام زبانوں کے اندر جو لفظ ہوتا ہے یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی اور اردو ایسی زبانیں ہیں جن میں واحد جمع کے علاوہ بھی اس کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یعنی واحد تو ہوتا ہی ہے، سب زبانوں میں ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کمرہ، کمرے، دروازہ، دروازے، واحد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کرسی، کرسیاں، کتاب، کتابیں، یا کتاب، کتب، آدمی، ایک آدمی، زیادہ آدمی، لڑکا، لڑکے، ایک لڑکا، زیادہ لڑکے، تو یہ واحد جمع ہے۔ لیکن اردو کے اندر واحد جمع کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سلائیڈ بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ابھی کیونکہ ہم گو تھرو کر رہے ہیں تو میں آپ کو ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ واحد، جمع، جمع الجمع، تثنیہ، واحد، تثنیہ، جمع، جمع الجمع، اسم الجمع۔ دیکھیں بیٹا کتنے میں نے بتا دیا، آپ گنیے، گن کے بتائیے کتنے بتایا میں نے۔ اردو کے اندر صرف واحد جمع نہیں ہوتا، واحد جمع کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ اردو میں ہوتا ہے واحد، تثنیہ، جمع، جمع الجمع، اسم الجمع۔ تو یہ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک جو الفاظ کی ترتیب ہے، الفاظ کے اندر جو اس کا مقام ہے وہ اس طرح بنتا ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث، اردو کے جو مذکر مؤنث ہے یہ بھی الگ سے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا چینج ہوتے ہیں، عام مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا۔ انگریزی میں یا کسی یورپ کی زبانوں کے اندر مذکر مؤنث کا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، دوبارہ وہی بات بتاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ مدر گوز، فادر گوز، باپ جاتا ہے، ماں جاتی ہے۔ اردو میں جب کرتے ہیں تو جاتا اور جاتی بنا لیتے ہیں، لیکن انگریزی میں آپ دونوں کے ساتھ گوز لگا دیا، گوز، GOES۔ لیکن جب آپ اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں باپ گیا یا جاتا ہے، ماں جاتی ہے، جاتا، جاتی۔ تو اس کو مذکر مؤنث آپ کو
बनाना पड़ता है। ये तो एक एक सी बात है। लेकिन इसके अलावा भी बात है। थोड़ी अगली बात इससे मुख्तलिफ है। ये जो जानदार चीजें होती हैं, जानदार लिविंग थिंग्स, इनका तो मुजक्कर मुन्नस का फिर भी कोई आपको समझ आती है कि चलो मुजक्कर चीज है तो मुन्नस आप कोई ना कोई तुक्का लगा लेते हैं, या समझ लेते हैं, या खुद अपनी तरफ से बना लेते हैं, उस जुमले को ठीक कर लेते हैं। आप कहते हैं गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, क्योंकि वो जानदार नहीं है। बस अखबार, लफ्ज़ है अखबार। मैंने अखबार पढ़ा, या मैंने अखबार पढ़ी, मैंने अखबार पढ़ा, मैंने अखबार पढ़ी, आज की अखबार हमारे घर आई, आज का अखबार हमारे घर आया। या इसी तरह आप कहते हैं बच्चे ने साइकिल चलाई, बच्चे ने साइकिल चलाया। अब इनमें से समझ ये नहीं आती कि ठीक कौन सा है। बच्चे की साइकिल गुम हो गई या बच्चे का साइकिल गुम हो गया। अब इन दो में से एक ठीक है, गलत है। अब ठीक कौन सा है और गलत कौन सा है? जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि अम्मी जान, अम्मी जान आ रही हैं, अब्बू जान आ रहा है, वो रहा है, रही है। इसकी तो कोई रीजन है कि अम्मी मुन्नस है, अब्बू मुजक्कर है, तो लेकिन आप साइकिल के बारे में आप कैसे कहेंगे कि ये मुजक्कर है या मुन्नस है? इसका क्या फार्मूला है, कैसे पता चलेगा? और इससे अगली बात यह है कि इस पर सवाल जरूर आते हैं। दो सवाल इसके आते हैं। ये जो मुजक्कर मुअन्नस नॉन लिविंग का है, तो लिविंग वाले की तो समझ आ जाती है। जो नॉन लिविंग है, जैसे मेज, हमारे दफ्तर की मेज टूट गई, हमारे दफ्तर का मेज टूट गया। तो अब इनमें से कौन सा ठीक करना है आपने, कौन सा गलत करना है, इसके बारे में। अच्छा, आप कहते हैं बारिश के बाद कीचड़ हो गई, बारिश के बाद कीचड़ हो गई, बारिश के बाद कीचड़ हो गया। अब ये दो बातें हैं, इनमें से कौन सा ठीक है? इसी तरह एक तीसरी मैं मिसाल देता हूं आपको। बारिश के बाद कीचड़ हो गया, कीचड़ होगी। मैंने बाजार से प्याज खरीदी, या मेरी अम्मी जान ने प्याज काटी, अम्मी जान ने प्याज काटा, प्याज काटा या काटी, इनमें से कौन सा ठीक है? तो ये बेटा मुजक्कर मुअन्नस का सवाल जरूर आता है पेपर में। इसका एक सवाल या दो सवाल आते हैं, उनको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ने, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बारे में भी आपको तफसील से बताया जाएगा। बस खत्म बस। मस्दर मुश्तक साबका लाका, इल्म नहव। तो ये बेटा थे हमारे, आपको मैंने गो थ्रू कर दिया इन चीज़ों के बारे में। जब आप खुद पढ़ें तो आपको पता हो, और अगर आप खुद ना पढ़ सकें तो जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको इसके बारे में मालूम हो। तो ये इसकी तरतीब थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनको आपने पढ़ना है, देखना है। आज हमने सिर्फ बुनियादी चीज़ें आपके साथ गो थ्रू की हैं, और कल से इंशाल्लाह बाकायदा आपके साथ इसकी पूरी तरतीब के साथ, पूरी स्लाइड के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, और एक एक चीज़ करके उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, आज का हमारा काम ख़त्म हुआ, और इस हवाले से कल इंशाल्लाह बातें अपने पास नोट कर लीजिएगा। कल अपने पास बातें नोट कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें इसमें से मुश्किल आपको नज़र आई हैं, जो जो समझ नहीं आई, तो कल इंशाल्लाह उसको करेंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा सबक ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।